हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। चैप्टर 10 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो इसमें पहला है आओ याद करें। तो इसमें हमें सही और गलत का पता लगाना है। तो देखते हैं। आओ याद करें में हमारा पहला है सही या गलत बताओ। तो क्या है हमारा, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है। तो ये गलत है, क्योंकि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति लिखी है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर है ख, आर्यावर्त की शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो नहीं, आर्यावर्त के शासक जो है वो समुद्रगुप्त के लिए भेंट नहीं लाते थे, जबकि आर्यावर्त के शासक से समुद्रगुप्त ने जो युद्ध किए थे तो ये हारे गए युद्ध में। तो समुद्रगुप्त ने जो है इनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये कहाँ से युद्ध भेंट लाएंगे, इसलिए ये गलत है। फिर गए हमारा, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तो हाँ, दक्षिणापथ में जो है वो 12 शासक थे, ये सही है। और ये दक्षिणापथ के शासकों को जो है इन्होंने मतलब समुद्रगुप्त ने हरा दिया। और फिर जब इन्होंने दक्षिणापथ के शासकों ने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो समुद्रगुप्त ने इनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। फिर गए हमारा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, दक्षिणापथ के 12 शासक थे। गए हमारा, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। तो नहीं, गुप्त वंश के शासकों के नियंत्रण में ये महत्वपूर्ण केंद्र नहीं थे, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा, एहोल पल्लव की राजधानी थी। तो नहीं, एहोल जो है पल्लव की राजधानी नहीं थी। पल्लव की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, ये भी हमारा गलत है। जो है हमारा, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। तो हाँ, दक्षिण भारत में जो है स्थानीय सभाएं वो सदियों तक काम करती रही, ये जो है हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। 3 लेखकों के बारे में बताना है जो हर्षवर्धन के बारे में जिन्होंने लिखा है। उत्तर हो जाएगा हमारा 3 लेखक जो है वो बाणभट्ट, स्वानसॉन्ग और रवि कीर्ति। ऐसे 3 लेखक के नाम है जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। बाणभट्ट, स्वानसॉन्ग जो चीनी यात्री था, और रवि कीर्ति, ये 3 लेखक थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। हमें तब के युग और अब के युग, तब के युग का तो हमने पढ़ा है 1400 साल पहले का में। तो निम्न बदलाव आए हैं। राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें भूमि दान दिया जाता था। वे दी गई भूमि से जो है वो कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। और ये भी था कि अगर जहाँ पे जो शासक जहाँ से वो कर वसूलते थे, अगर वहाँ के शासक कमज़ोर पड़ गए तो वो वहाँ पे अपना हस्तक्षेप बनाते थे अपना। अगर वहाँ के जो है शासक जो हैं वो अगर कमज़ोर पड़ जाते थे तो ये जो है ये सामंत जो थे, मतलब ये सेना नायक, ये तरह से सामंत भी जो कर वसूलते थे वो सामंत भी कहलाते थे। तो वे जो है वो वहाँ पे स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ओके, अब ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आपको बता दें ना, ये जो सेना नायक थे ये सामंत कहलाते थे, कर वसूलते थे। और जहाँ भी शासक थोड़ा भी दुर्बल होते थे वहाँ ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती है। इस काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। यहाँ के राजा तो जो थे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए।
फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हंससेन अपने पिता की तरह महादंडनायक बन गए, और ये महादंडनायक होने के साथ साथ जो है कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री बन गए। इन्हें इसलिए महादंडनायक कहा जाता था। ये इसके साथ होने के साथ साथ ये कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के बीच के विषयों के मंत्री थे। कवि हंससेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अब नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के कबीले का नेता जो था, व्यापारियों कबीले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये है स्थानीय व्यवस्था में की नई चीज़ें। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आओ चर्चा करें। तो ये देखते हैं, आओ चर्चा करें में हमारा क्वेश्चन है 5वां, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ा होगा? तो उत्तर हो जाएगा, अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता तो उसे निम्न कार्य करना पड़ता। पहला तो यह, वह शाही वेशभूषा पे मूँछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। फिर सेकंड में क्या करना है उसे, वह राज सिंहासन पर बैठकर बीड़ा बजाएगा। अगर समुद्रगुप्त की भूमिका उसे अदा कर, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था वो बीड़ा प्रेमी था और कविता का पाठ भी करता था, तो वह जो है वह राज सिंहासन पर बैठकर बीड़ा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो कई युद्ध किए दक्षिणावर्त में 12 शासक थे और उन्होंने 12 शासकों को जीत लिया। तो इसी तरह उसे कई युद्ध करने पड़े, उसे जीतना भी पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट है, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। जो प्रशस्ति थी यानी राजाओं की प्रशंसा में जो लिखे गए थे, क्या उसको पढ़कर के आम लोग समझ पाते होंगे? इसका हमें आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा, आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि वे संस्कृत में होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम लोग सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ पाना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो प्रशस्तियाँ जो संस्कृत में लिखी होती थी और आम जनता जो थी वो संस्कृत मतलब समझ नहीं पाते थे, पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उनके लिए ये संभव नहीं था। अब नेक्स्ट है हमारा आओ करके देखें। 7 नंबर है, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितने पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसमें भरो। तो आंसर होगा हमारा, अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊंगा तो मैं उसमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। मैं अपने परदादा से शुरू करूंगा, उसके बाद उनके बच्चे यानी कि उनके अपने दादा और उनके यानी कि अपने दादा और उनके भाई, अपने दादा के पुत्र यानी अपने पिता और भाई, फिर मैं स्वयं अपने भाई को शामिल करूंगा। ओके, तो ऐसे लिस्ट बनाएंगे हम। पहले हो जाएगा परदादा, फिर दादा व उनके भाई, फिर पिता व उनके भाई, फिर मैं स्वयं और मेरे भाई। ऐसे मैं अपनी वंशावली बनाऊंगा, तो ऐसे करके उसको पीढ़ियों को उसमें शामिल करना पसंद करूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? आज जो युद्ध का असर जो है वो जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा, युद्ध हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटनाएं होती है। युद्ध सामान्यतः 2 देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूहों के बीच लड़ा जाता है, जबकि सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे के मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है।
जो सामान्य आम जनता है उसका तो युद्ध के पीछे कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। वे युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और युद्ध से जो कोई अगर ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो आम जनता ही है, यानी सामान्य लोग ही हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता है। वे अपने जीवन खो देते हैं। युद्ध में अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है। युद्ध जो है अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं, विकास पूरी तरह प्रभावित होता है और फिर से व्यवस्थित होने में समय लगता है। इसी तरह आज का जो युद्ध है वो जनसाधारण पर इस तरह का प्रभाव डालता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।